हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव्स का पार्ट सेकंड यानी तरंग का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी मैं आपको वेव का पहला पार्ट करा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वेव क्या है, तरंग क्या है, कितने टाइप्स की वेव होती है, वेव कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको विजुअलाइज तरीके से वीडियो क्लिप के थ्रू आपको हर चीज मैंने समझाई थी। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब बार में सर्च करें वेव 01 साइंस फॉर डिफेंस, तब भी आप इस सेकंड लेक्चर को देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज मुझे आपको समझाना है वो है कि वेव की इक्वेशन क्या होगी, यानी तरंग का समीकरण क्या होगा। देखो, जब मैं आपको ऑसिलेशन पढ़ा रहा था यानी दोलन, उसमें एक टॉपिक था एसएचएम, और एसएचएम में मैंने आपको क्या समझाया था, अगर आपको याद हो कि मैं आपको बताता कि ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है यानी माध्य स्थिति है, मीन पोजीशन माध्य स्थिति, यानी यहां डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो अगर मीन पोजीशन से इधर की तरफ जा रहा है तो मैंने आपको इक्वेशन क्या बताई थी, y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी। ये किसकी इक्वेशन थी मेरे भाई, एसएचएम की इक्वेशन थी, सरल आवर्त गति की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी। लेकिन हम लोग इसको वेव समझ लेते हैं, क्योंकि देखो इसका जो ग्राफ आता है, इसका जो ग्राफ आता है वो ये आता है, और एक्चुअल में दिखे वेव जैसा ग्राफ रहा है। तो भाई मेरे ग्राफ तो किसी का भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो क्या है, पार्टिकल है भाई। देखो पार्टिकल पहले डिस्प्लेसमेंट करके यहां पहुंचा, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। एक्चुअल में ये वेव की इक्वेशन नहीं है, ये किसकी इक्वेशन है, पार्टिकल की इक्वेशन। और मैंने आपको वहां समझाया था कि एसएचएम का मतलब क्या होता है, सरल आवर्त गति का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होना, कण का विस्थापन होना एसएचएम कहलाता है। दोबारा समझो, कण का विस्थापन होना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होना, पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसे हम क्या बोलते हैं, एसएचएम। तो आज मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा भी, ये एग्जांपल लूंगा और समझाऊंगा भी कि मेरे भाई ये वेव नहीं है, ये किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और पता है हमें ना बहुत डाउट रहता है वेव के अंदर, हमें चीजें क्लियर नहीं होती, क्योंकि इमेजिन चैप्टर है यार, इसमें इमेजिन करना पड़ता है, जितना इमेजिन कर लोगे उतना सही है। और दूसरी बात है, ज्यादा इमेजिन होता भी नहीं है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से चीजें समझाऊंगा, और जो ऑसिलेशन के अंदर चीजें पढ़ाई थी उन चीजों के बारे में भी आज जिक्र चलेगा, ताकि आज आपका चैप्टर एकदम क्लियर होगा कि भाई कौन सी एचएसएम की इक्वेशन है, कौन सी वेव की इक्वेशन है। ठीक है, तो कंप्लीट देखना आप। देखो, जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं अपना आज। मेरे पास वेव है, यानी टॉपिक मान लो वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में तरंग है, स्ट्रिंग में तरंग है, स्ट्रिंग में तरंग है। स्ट्रिंग का मतलब कोई रोप है, और रोप को किसी दीवार के एंड से बांधो, एक छोर से बांधो, और उसमें झटका लगाओ ऐसे करके, उसमें जर्क लगाओ ऐसे करके, तो सब बंप बनेगा ऊपर की तरफ। मतलब वो पार्टिकल जो है, देखो यार रस्सी में, स्ट्रिंग में बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल के से मिलके वो बनी हुई है। तो जो पार्टिकल जो जिस जगह पर है वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे जाएगा, अपनी जगह से ऊपर नीचे जाएगा, अगला पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे जाएगा। मैंने कल आपको बताया था कि पार्टिकल कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव के साथ आगे नहीं जाता, वो तो भैया अपनी जगह पर ऊपर नीचे जाता है, और मैंने इसके एग्जाम्पल भी दिए थे, आपको एक वीडियो क्लिप से भी समझाया था। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। लेकिन जो आगे की तरफ जाता है वेव के साथ, तरंग के साथ, वो क्या बताया था, एनर्जी, ऊर्जा या मोमेंटम, संवेग। तो जो आगे की तरफ जाता है वो मोमेंटम या संवेग होता है, लेकिन जो ऊपर नीचे जाता है अपनी जगह पर, वो क्या होता है, पार्टिकल। तो पार्टिकल भैया अपनी जगह से ऊपर नीचे जाता है, आगे नहीं जाता, आगे एनर्जी या आपका मोमेंटम, संवेग जाता है। ठीक है, तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। तो देखो मेरे भाई, ये है, ये वेव है, ठीक है। देखो मान के चलो, देखो ये आपकी रस्सी है, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, किसी पार्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, और फिर पार्टिकल कहां आएगा, नीचे। फिर ये पार्टिकल, मान चलो इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, ये पार्टिकल कहां आ रहा है, नीचे, और फिर पार्टिकल कहां जाएगा, ऊपर, इस तरीके से। तो अपनी जगह पर हर पार्टिकल ऊपर नीचे जाता है। मेरे भाई जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये वेव यहां तक जा रही है, यहां तक बन रही है, तो ये पार्टिकल ने क्या कवर किया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी अत्यधिक विस्थापन। तो मेरे भाई यहां तक ये पार्टिकल ने क्या कवर किया है, मैक्सिमम
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में बोले तो डिस्प्लेसमेंट यानी अत्यधिक विस्थापन, अत्यधिक विस्थापन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो अत्यधिक विस्थापन होता है उसे क्या बोल देते हैं हम? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, बोले तो आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। किससे दर्शाते हैं? ए से। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पार्टिकल ही ऊपर नीचे वाइब्रेट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने रस्सी ली है, स्ट्रिंग का एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं। अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड के अंदर से क्या पार्टिकल निकलते? मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल ही वाइब्रेट करे, प्रेशर भी हो सकता है, डेंसिटी घनत्व भी हो सकता है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लाइट, प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि पार्टिकल ही ऊपर नीचे जाए, पार्टिकल ही वाइब्रेट करे, पार्टिकल ही डिस्प्लेसमेंट करे, पार्टिकल यानी कण ही विस्थापन करे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। वो आपका प्रेशर भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकता है, घनत्व भी हो सकता है, दाब भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है। लेकिन यहां मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, रस्सी की बात कर रहा हूं, इसलिए बार बार किसकी बात करूंगा? पार्टिकल की बात करूंगा। लेकिन मेरे भाई मैं ये बात लिख देता हूं, इट इज नॉट नेसेसरी, या ऐसा जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पार्टिकल यानी कण का ही हो, पार्टिकल यानी कण का ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यह प्रेशर यानी दाब का भी हो सकता है, प्रेशर मतलब दाब का भी हो सकता है। ये मेरे भाई डेंसिटी यानी घनत्व का भी हो सकता है। मेरे भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र का भी हो सकता है। मेरे भाई ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? तो किसी का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इतनी बात है, क्लियर है? अब देखो दूसरी बात, जो ये पार्टिकल की बात कर रहा हूं, या मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, डेंसिटी की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, ये जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस बात पर निर्भर करता है? देखो यहां मैं बार बार पार्टिकल वर्ड यूज करूंगा क्योंकि मैं किसका एग्जांपल लिया हूं? रस्सी वाला। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिपेंड अपॉन, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल यानी कण का विस्थापन निर्भर करेगा, डिपेंड ऑन। मेरे भाई कण का विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करेगा? कण का विस्थापन निर्भर करेगा किन किन बातों पर कण का विस्थापन निर्भर करेगा? देखो मेरे भाई, ये मान लो ये जो है x है, यानी x का मतलब क्या? डिस्टेंस है, यानी दूरी है। डिस्टेंस बोले तो दूरी। पहला पॉइंट क्या है? देखो ध्यान से समझना, ये रस्सी है। अब रस्सी में मैंने झटका मारा, ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि भैया मुझे 2 मीटर पर, कितना? 2 मीटर पर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? 2 मीटर पर। देखो इस रस्सी के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल है, यहां भी पार्टिकल है, देखो एक पार्टिकल यहां भी है, बहुत ज्यादा पार्टिकल है। तो भैया आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हो? मीन पोजीशन से 2 मीटर वाला डिस्टेंस वाला, 3 मीटर वाला, 5 मीटर वाला, 10 मीटर वाला, 20 मीटर वाला, किस पार्टिकल की आप बात कर रहे हो? तो आप क्या बोलोगे? भैया मैं मीन पोजीशन से जो पार्टिकल 5 मीटर की दूरी पर है उसकी बात कर रहा हूं। तो बताओ किस बात पर डिपेंड करा? एक्स पर, यानी डिस्टेंस, दूरी पर डिपेंड करा कि नहीं करा कि दूरी मीन पोजीशन से कितनी है? तभी तो आप स्पेसिफाई कर पाओगे कि भैया आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से कितनी दूर है। आप इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो मान के चलो 2 मीटर की दूरी है, इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो 5 मीटर की दूरी है, इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो 8 मीटर की दूरी है। किस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं? तो हर पार्टिकल किस पर डिपेंड कर रहा है कि वो अपनी माध्य स्थिति से कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है।
तो मेरे भाई जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस बात पर निर्भर करता है? एक्स पर डिपेंड करता है। एक्स क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। एक्स क्या है? डिस्टेंस यानी दूरी। तो मेरे भाई डिस्टेंस पर निर्भर करता है। दूसरी बात और किस पर निर्भर करता है मेरे भाई? टाइम पर भी निर्भर करता है। टाइम यानी टाइम बोले तो स्मॉल टी, इस पर भी निर्भर करता है। ये कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला कि ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल x बराबर, ये वाला पार्टिकल x बराबर 2 मीटर की डिस्टेंस पर है मीन पोजीशन से। यहां से कितना दूर है? 2 मीटर की दूरी पर। अब ये पार्टिकल जो 2 मीटर की दूरी पर है, 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट करेगा, 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये 1 सेकंड मान लो यहां आ गया। अगली 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, अगली 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, अगर आपको स्पेसिफाई करना हो पूरी तरीके से, आपको पूरी तरीके से इसको डिफाइन करना हो, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि भाई जो मीन पोजीशन से 2 मीटर की दूरी पर पार्टिकल है, मीन पोजीशन से माध्य स्थिति से 2 मीटर की दूरी पर जो पार्टिकल है, वो 1 सेकंड में या 0.2 सेकंड में, 0.2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यार वही पार्टिकल 1 सेकंड में यहां वाइब्रेट कर रहा होगा, अगली 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 सेकंड में यहां वाइब्रेट कर रहा होगा। तो भैया अलग अलग सेकंड पर उसके वाइब्रेशंस अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? तो मेरे भाई उसका डिस्प्लेसमेंट और किस बात पर निर्भर करेगा? टाइम पर निर्भर करेगा, यानी समय पर निर्भर करेगा। इतनी बात क्लियर है? इसलिए इस बात को फिजिक्स में इस तरीके से लिख दिया जाता है, जब पार्टिकल आपका डिस्टेंस और टाइम पर निर्भर कर रहा है तो इसको फिजिक्स में ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे आप, इसी बात को ऐसे लिख देंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, यानी y जो है वो फलन है किसका? x और t का। इस बात को फिजिक्स में ऐसे लिखेंगे आप, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। x बोले तो डिस्टेंस और t बोले तो टाइम। तो भैया y क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका फंक्शन है? x और t का फंक्शन है। वो x पर निर्भर करेगा कि वो मीन पोजीशन से पार्टिकल कितनी दूरी पर है, और वो टाइम पर भी निर्भर करतेगा कि 1 सेकंड बाद इतनी डिस्टेंस वाला पार्टिकल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बाद वो कितना वाइब्रेट करेगा। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? ये जो t होता है ना, ये जो स्मॉल t होता है, ये इंस्टेंटेनियस टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस टाइम यानी तात्क्षणिक समय, बहुत छोटा टाइम, बहुत स्मॉल टाइम। इंस्टेंटेनियस टाइम यानी तात्क्षणिक समय, तात्क्षणिक समय या क्षणिक समय बोल दो, या तात्क्षणिक समय। इतनी बात क्लियर है? तो मेरे भाई ये फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? फंक्शन है x और t का। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूं, इसको अच्छे से नोट करो, इसको मैं रफ कर दूं। जो वेव इनका फंक्शन होगी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पार्टिकल है, इनका फंक्शन होगा, वो वेव कहलाएगा। वो वेव कहलाएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि y बराबर 2x प्लस t/3, ऐसे करके लिख दिया। या मैंने आपके सामने लिख दिया कि y बराबर 5xt प्लस x/5t, ऐसे करके लिख दिया। तो मेरे भाई देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है x और t का क्या है? फंक्शन है कि नहीं है? x और t पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है? x या t की वैल्यू रखने पर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा? ये भी मेरे भाई x और t का फंक्शन है कि नहीं है? तो क्या ये वेव है? क्या ये वेव है? नहीं है, ये वेव नहीं है। अरे आप तो कह रहे थे कि अभी जो डिस्प्लेसमेंट x और t का फंक्शन होगा वही वेव होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उस ही कंडीशन पर वो हमेशा वेव कहलाएगी। हर कोई x और t का जो फंक्शन होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन होगा, x और t जो फंक्शन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वेव हर वेव हो, मतलब वो वाली कंडीशन वेव की हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दिस इज नॉट वेव, दिस इज नॉट वेव, दिस इज नॉट वेव। मेरे भाई ये तरंग नहीं है, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है, उस कंडीशन पर ही वो वेव कहलाएगी। दोबारा समझ लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन x और t की फंक्शन हो, किसकी फंक्शन हो? x और t की फंक्शन हो, तो वो वेव कहलाए। उसकी एक कंडीशन है, ठीक है? वो मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है? देखो, अब मुझे आपको बतानी है कि कंडीशन क्या है वो। अब देखो, कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन, ठीक है? कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन, कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन यानी तरंग समीकरण की कंडीशन क्या हो सकती है?
इस ही कंडीशन पर आप बोलोगे कि ये वेव है। तो पहली कंडीशन क्या है मेरे भाई? पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर के डेल टू वाई डेल एक्स स्क्वायर। देखो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन ही बोलो इसको, ठीक है। देखो के क्या है? के मेरे भाई यहां जो के है ना, वो के कांस्टेंट है, कुछ भी वो कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट। मतलब ये एसएचएम वाला कांस्टेंट नहीं है जो आपको मैंने एसएचएम में पढ़ाया था के, वो के नहीं है, ये कोई दूसरा के है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो के है ना वो कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, तो के इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन पर ही आप बोलोगे कि आपकी वेव है। जैसे आपको एक y बराबर कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे ये दे दी y बराबर 2x प्लस टी बाई 3। अब बताओ कि ये वेव है कि नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, फिर दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, कर दिया 2 बार। अच्छा, फिर क्या करोगे? फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। फिर अगेन इसका डबल करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, फिर एक और बार करोगे। अगर इस कंडीशन को वैलिड करता है, कोई कांस्टेंट आता है, अगर ये टर्म जीरो हो जाती है, के अगर जीरो हो जाता है, तो भैया वेव की इक्वेशन नहीं है, के कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये कंडीशन वैलिड है, के जीरो नहीं है, अगर ये कंडीशन वैलिड है, तभी आपकी वेव की वो इक्वेशन कहलाएगी। दूसरी बात क्या है? दूसरी क्या है कि y शुड बी यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t, ऑल x एंड t, ठीक है। तो सभी x और t के लिए y हमेशा क्या होगा? डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइन नहीं आना चाहिए। जैसे y की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, डिफाइन ही नहीं है। तो x और t की कुछ भी वैल्यू अगर हम रख दें ना, y हमेशा डिफाइन होना चाहिए, तभी वो वेव की इक्वेशन कहलाएगा। अगर डिफाइन नहीं है तो वेव की इक्वेशन नहीं है। जैसे मैं आपके सामने की कंडीशन लिख रहा हूं, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल है आपका कि y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, याद करो कौन सा एग्जांपल है ये। मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा हो, तब के लिए जो एसएचएम की इक्वेशन होती है वो क्या होती थी? ये। और ये क्या थी? एसएचएम की इक्वेशन। और आप लोग क्या समझते हो कि भैया देखो इसका जो ग्राफ है ऐसा आता है, यही तो है a बराबर y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी। ये किसकी इक्वेशन है? एसएचएम की इक्वेशन है। लेकिन इसका ग्राफ कैसा बनता है? ये। तो भैया ग्राफ तो किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ग्राफ तो किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये किसकी इक्वेशन थी? एसएचएम की। लेकिन आप ग्राफ को देख के क्या बताते हो? वेव की इक्वेशन है। लेकिन चेक कर लेते हैं कि वेव की है या नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ये एसएचएम की इक्वेशन है। देखो क्या करेंगे अब इसको हम एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, फिर दोबारा करेंगे, ठीक वैसे ही x के साथ करेंगे, फिर दोबारा x के साथ करेंगे। तो निकाल दो भैया यहां से, क्या करोगे? dy ओवर dt टाइम के साथ। तो a साइन, भैया साइन का क्या होगा? cos ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, a ओमेगा cos ओमेगा टी, ठीक है। दूसरी बात, अगेन दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, डेल टू द पावर y डेल टी स्क्वायर बराबर, अब देखो a ओमेगा cos ओमेगा टी, cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? ओमेगा। एक और ओमेगा, ये एक हो, तो क्या कर दूं इसको? ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t। पता है ना ओमेगा क्या है? ओमेगा आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय वेग 2π/t, पता है ना? ठीक है। अब देखो, अभी हमारे पास दोनों वैल्यू निकल के आ गई, यानी हमने ये फाइंड आउट कर दिया, ये वाली चीज हमने निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है? dy ओवर dx, यानी d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर निकालना है। तो एक बार क्या करेंगे हम? dy ओवर dx निकालते हैं। देखो डेल y ओवर डेल x, देखो मेरे भाई इस फॉर्मूले के, इस इक्वेशन के अंदर कहीं x दे रखा है, और हमें किसके साथ निकालना है? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी? 0। जब x ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन कितना निकल के आ जाएगा? 0। अगर ये 0 होगा, इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 0। भाई ये डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 0। ये वैल्यू 0 आ गई निकल के। तो मेरे भाई ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पूरी टर्म क्या बन गई? 0। तो क्या ये वेव की इक्वेशन है? आप बताओ, क्या ये वेव की इक्वेशन है? नहीं है वेव की इक्वेशन। आज से याद रखना है किसकी इक्वेशन थी? एसएचएम की ही इक्वेशन है। ये पूरी टर्म 0 बन गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन अगर वैलिड कर जाए
तभी वेव की इक्वेशन है, लेकिन ये क्या बन गई, जीरो। तो भैया दिस इज नॉट वेव इक्वेशन, दिस इज नॉट वेव इक्वेशन, भैया ये तरंग का समीकरण नहीं है। क्लियर है। एक दूसरा एग्जांपल और देखो आप, एक दूसरा एग्जांपल देखो, इसको रफ कर दूं, नोट कर लिया। देखो एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि वेव की इक्वेशन है कि नहीं है। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको चेक करते हैं कि वेव की इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, अगेन वही क्या करना है, डेल y ओवर डेल t टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो देखो भैया क्या हो जाएगा, a साइन क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी ये क्या हो जाएगा ओमेगा, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसमें टी नहीं है। अगेन क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो, डबल डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, ए कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इंटू ये ओमेगा है, इंटू ओमेगा। अब देखो अगेन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहां मैं लिख दूं इसको ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब ये हमारे पास निकल के आ गया डबल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे हमें क्या निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो देखो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स, इसका कर दो ए साइन, इसका आ जाएगा साइन का क्या आ जाएगा कॉस, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो ये टर्म इसमें तो x नहीं है, जीरो हो गया, तो के एक्स में क्या आ जाएगा, ये माइनस का के, देखो माइनस है इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का के। ठीक है, माइनस का के। अगेन इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगेन फिर माइनस के एक्स, माइनस के एक्स का क्या आ जाएगा माइनस के, और माइनस के पहले से ही था, तो क्या आ जाएगा प्लस का के स्क्वायर। इसको के स्क्वायर को यहां ले आओ, इसको लिख दूं माइनस ए के स्क्वायर। एक्स के साथ में डबल डिफरेंशिएशन ये निकल के आ गया, और टाइम के साथ में डबल डिफरेंशिएशन ये निकल के आ गया। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू कितनी थी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अपॉन, और ये वैल्यू क्या है माइनस ए के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। मेरे भाई साइन से साइन खत्म, ए माइनस ए से माइनस खत्म, बचा क्या ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब इधर पहुंच जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर ये इधर पहुंच जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो मेरे भाई ये क्या निकल के आ गई, वेव की इक्वेशन। तो ये क्या था, कांस्टेंट निकल के आया, जिसे हम वेव वेलोसिटी बोलेंगे आगे जाके। क्या बोलेंगे इसे, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इसे बोलेंगे हम वेव वेलोसिटी, यानी तरंग गति। ये कांस्टेंट है, अभी के लिए आप इतना समझ लो इसको, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर क्या निकल के आ गया कांस्टेंट, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उस कांस्टेंट की क्या निकल के आ गई है वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो देखो ये क्या है, ये क्या होगी, दिस इज वेव, दिस इज वेव, दिस इज वेव इक्वेशन, दिस इज वेव इक्वेशन। तो मेरे भाई ये क्या निकल के आ गया, तरंग का समीकरण। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन अब हमें देना है डिफेंस का पेपर, तो हमें भाई बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे करने में। तो अब हमें ऐसे नहीं करना, अब मैं आपको एक जर्नल फॉर्मूला और बताऊंगा वेव को चेक करने का, कि ये क्वेश्चन वेव है नहीं है। ये देखो हमें सब कुछ आना चाहिए, चीजें हमको आनी चाहिए, जो हम 11th में भूल के आ चुके हैं वो चीज हमें आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। चाहता तो मैं इसको नहीं बताता, दूसरा कॉन्सेप्ट बता देता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको मैं रफ कर देता हूं और इसके बाद आपको बताता हूं कि जो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, इससे भी हम वेव की इक्वेशन बता सकते हैं कि है कि नहीं है। और दूसरा वाला थोड़ा इजी है, वो बहुत इजी है। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या है वेव के लिए। देखो पहला वाला जो फॉर्मूला था वो आपको अब यूज नहीं करना है, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है। आपको यूज करना है ये वाला। ये जो चल रही है वो क्या है, कंडीशन ऑफ वेव ही चल रही है ना। ये थर्ड कंडीशन डाल देता हूं मैं कि y बराबर फंक्शन ऑफ ए एक्स
प्लस माइनस बी टी, y बराबर फंक्शन ax प्लस माइनस बी टी। देखो f की जगह साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉस हो, कोई फंक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो f की जगह, साइन कॉस टेन कोसेक साइन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव। क्या बोल देते हैं? जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव, तरंग का सामान्य समीकरण, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर भी ये जो y है ना, y शुड बी यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कण का विस्थापन, y शुड बी डिफाइंड, ये डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t, x और t के लिए क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वेव की इक्वेशन है। अगर y अनडिफाइन है, y क्या है? अनडिफाइन है, जैसे y की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, तो वो वेव की इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं और उससे बताता हूं कि बताओ कैसे आप बताएंगे इससे कि वेव की इक्वेशन है कि नहीं। बातें समझ में आती हैं? तो पहला देखो, जैसे मैंने लिखा y बराबर 1/2x प्लस 3t, ये लिख दिया कि बताओ ये वेव की इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये x और t का फंक्शन है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। अगर वो सवाल में तुम्हें दे रहा है कि बताओ ये वेव है कि नहीं, तो ऑलरेडी वो अगर वेव दे रहा है तो हमेशा वेव क्या होगा? x और t का फंक्शन होगा। तो भैया ये तो फंक्शन है x और t का, ठीक है, इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। लिख देता हूं मैं, इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। क्लियर? अगर मैं देखो, अगर मैं इसकी पूरे की वैल्यू, यदि मैं इसकी वैल्यू यदि 2x प्लस 3t की वैल्यू में कुछ भी रख दूं, मान के चलो मैं 0 रख देता हूं, इस पूरे की वैल्यू क्या रख दूंगा? 0। तो अगर 0 ये हो जाएगा 1/0 और 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। तो भैया ये डिफाइन नहीं हुआ, तो ये क्या है? दिस इज नॉट वेव, ये वेव नहीं है, ये तरंग नहीं है। अगर y डिफाइन होता तभी हम कह सकते थे कि वेव की इक्वेशन है, वो वेव है। तो भैया हमें सब कुछ ऐसे दिखेगा ये फंक्शन है x और t का, तो ये वेव है? नहीं, आपको उसे पहले चेक करना है कि वो वेव है कि नहीं है, वो x और t के लिए उसकी वैल्यू वैलिड है कि नहीं। इतनी बात क्लियर है? जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपके सामने, एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल सेकंड से लिख दिया मैंने, y बराबर x माइनस, ऐसे लिख दिया y बराबर 2x माइनस 3t का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब बताओ कि ये वेव है कि नहीं, बताओ। तो भैया x और t का फंक्शन तो है, इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, लिख दूं, इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, ये फंक्शन तो है। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं 2x माइनस t को 0 पुट कर दूं, यदि 2x माइनस 3t को क्या पुट कर दूं? 0। अगर मैं इसको 0 पुट कर दूंगा तो 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। भैया डिफाइन है, आराम से, मस्त आराम से डिफाइन है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसको इनफाइनाइट रख दूं, यानी यदि मैं 2x माइनस 3t को इनफाइनाइट पुट कर दूं, अनंत, इसको इनफाइनाइट पुट करूंगा तो इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मेरे भैया y कितना आ गया? इनफाइनाइट। तो y की वैल्यू क्या हो गई? अनडिफाइंड। तो ये भी वेव की इक्वेशन नहीं है, ये भी वेव की इक्वेशन नहीं है। तो दिस इज नॉट वेव, दिस इज नॉट वेव, ये वेव नहीं है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो रफ कर दूं मैं इसको, देखो थर्ड एग्जांपल देखो आप, जैसे मैंने बोला y बराबर 6/3 प्लस 2x माइनस 3t का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने। मैं 2x माइनस 3t ले रहा हूं, कुछ भी ले, वो x और t का फंक्शन होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी ले लो, 4x माइनस 5t ले लो, कुछ भी, लेकिन वो x और t का फंक्शन होना चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये वेव की इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे कि अगर मैं, यदि मैं, देखो x और t का फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, तो इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। तो मेरे भाई देखो कंडीशन चेक करो, यदि मैं इफ 2x माइनस 3t को क्या पुट कर दूं? 0। तो मेरे भाई ये 0 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0, और 0 के साथ इसको ऐड करेंगे 3 का भाग देंगे 6 में 2, तो y क्या हो जाएगा भैया? यहाँ y क्या हो जाएगा? डिफाइन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है।
अगर मैं इसको इनफाइनाइट पुट करूं, अगर मैं इसको इनफाइनाइट पुट करूं, 2x - 3 को इनफाइनाइट पुट करूं, देखो हर जगह के लिए तो वैलिड होगा, 0 और इनफाइनाइट में चेक कर लो, बस अपने आप पता लग जाएगी। तो अगर इनफाइनाइट का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को किसी के साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पूरा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का भाग अगर मैं इसमें दूंगा तो क्या बन जाएगा, 0। तो भैया इसके लिए भी क्या होगा, ये डिफाइन। ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रख के देखते हैं। 2x - 3 की वैल्यू कितनी रखो, माइनस इनफाइनाइट। इसकी माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो स्क्वायर करोगे तो प्लस इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इनफाइनाइट के साथ इसको जोड़ोगे आप तो भैया पूरा इनफाइनाइट बन गया। अगेन इनफाइनाइट का भाग इसमें दोगे तो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0। मतलब भैया ये वैल्यू क्या होगी, डिफाइन होगी x और t के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, वेव, दिस इज वेव, ये तरंग है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो आप, जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल 4 में, देखो मैंने लिखा कि y बराबर log 3x - 4t। बताओ ये वेव की इक्वेशन है कि नहीं है, बताओ बताओ भाई, आप मैथ पढ़ते हो, वेव की इक्वेशन है कि नहीं। देखो एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि अगर मैं, देखो x और t का तो फंक्शन है ये, इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। तो चेक करो, यदि 3x - 4t क्या आ जाए, 0। अगर ये 0 हो तो वैलिड करेगा y की वैल्यू। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर 3x - 4t जो है 0 से छोटा हो जाए, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या है, 0 से कम, मतलब इसकी वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव। इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव। क्या आ जाए, नेगेटिव। क्या अब ये लॉग आ गया नेगेटिव, क्या लॉग की वैल्यू नेगेटिव के लिए वैलिड होती है, नहीं होती है, इसलिए ये वेव की इक्वेशन नहीं होगी। तो लॉग की टर्म में ये वेव की इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर ये मैंने नेगेटिव कर दिया तो ये वैल्यू कैसी बन जाएगी, लॉग की, लॉग नेगेटिव, और लॉग नेगेटिव को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये डिफाइन नहीं होता। तो लॉग नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, सो y इज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, सो इसलिए दिस इज नॉट वेव, ये वेव नहीं है। चलो आप मैथ पढ़ते हो, आप बताना कमेंट करके कि ये जो लॉग की वैल्यू नेगेटिव पे क्यों वैलिड नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। अब एक एग्जांपल और देखो, मैंने लिख दिया ऐसा कि y बराबर, एग्जांपल नंबर 5 देखो, एग्जांपल नंबर 5, तो y बराबर e की पावर -3x - 4t का होल स्क्वायर। बताओ ये वेव होगा कि नहीं होगा, e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अब बताओ ये वेव की इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। मेरे भाई एक काम करो, ये x और t का तो फंक्शन है ही है, तो इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। एक काम करो, यदि इफ 3x - 4t की जगह 0 पुट करो 0, ये 0 का स्क्वायर, भैया e की पावर 0 और e की पावर 0 कितना होता है, 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो y डिफाइन हो गया। एक काम करो, इस 3x - 4t की जगह, यदि 3x - 4t की जगह रख दो आप कितना, इनफाइनाइट, तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये क्या बन गया, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, समझ रहे हो ना। तो y बराबर क्या बन गया, e की पावर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, सॉरी, अगर इसको मैंने इनफाइनाइट रख दिया तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट का भाग किसी संख्या में देंगे तो ये क्या बन जाएगी, 0। तो y भैया यहां भी डिफाइन होगा कि नहीं होगा, डिफाइन। अब एक काम करो, यदि आप 3x - 4t को माइनस इनफाइनाइट पुट करके देखो, यहां माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस खत्म, तो इनफाइनाइट इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, e की पावर माइनस इनफाइनाइट। सेम कंडीशन 1/e की पावर इनफाइनाइट लिख सकता हूं, तो e की पावर इनफाइनाइट का 1 में दूंगा तो कितना आ गया, 0। तो मतलब ये आ गया कंडीशन, इसके लिए भी y की वैल्यू क्या होगा, 0। तो भैया हम इस केस में y के लिए क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज वेव, ये वेव होगा। तो आपको मैंने 5 एग्जांपल दे दिए कि कौन वेव होगा, कौन वेव नहीं होगा, आप बता सकते हैं। और आप देख लो, आपके लिए क्या है, आसान मेथड है। ठीक है, पहले वाले के कंपैरिजन में, जिसमें क्या था कि d² y/d t² बराबर k del² y/del x², ये सब आपको अब यूज नहीं करना है। आप एक जनरल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो इजिली आप
कर दोगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसको मैं रफ करूं, हो गया। अब देखो, अभी मैंने आपको बताई थी कि जनरल इक्वेशन क्या होगी वेव की, ठीक है, और उसी से आपको बताना है कि कौन सी वेव है कि कौन सा वेव नहीं है। y बराबर, ये बताई थी मैंने आपको अभी, y बराबर फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt, ठीक है, जिसमें जो a और b होते हैं, ये वाला a और ये जो v है, जहां वेयर a और b क्या होते हैं, कोई कांस्टेंट है, नियतांक है, 1 2 3 4 5। अभी आप देख रहे थे मैं y की वैल्यू क्या पुट कर रहा था, बार बार 1/3x प्लस 4t 2t, तो 3a और ये 4b, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक कंडीशन देखो, अब यहाँ कुछ वेव की डायरेक्शन की बात करेंगे कि वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगी या पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो वेव इन स्ट्रिंग का एग्जांपल ले रहा था, तो वेव को मैंने इस तरीके से आपको बनाया था, तो और ये क्या माना था, x डिस्टेंस। तो अगर वेव इधर पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगी या वेव इधर ट्रेवल करेगी, मीन पोजीशन से पॉजिटिव x की तरफ या मीन पोजीशन से नेगेटिव x की तरफ, ये हमें आपको बताना है। ठीक है, देखो, यदि, नोट करके लिख लो, यदि इफ, अगर y बराबर फंक्शन ax प्लस bt है या फिर ax माइनस bt है, मतलब यह हुआ कि जो x है और ये t है, इन दोनों का साइन कैसा है, सेम, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आप देखो, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसमें क्या है, ये नेगेटिव है और ये भी क्या है, नेगेटिव है। अगर साइन हमेशा सेम हो, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे इस कंडीशन की बात करूं, अगर इन दोनों का साइन हमेशा सेम हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वेव हमेशा, वेव जो ट्रेवल करेगी वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। किधर ट्रेवल करेगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो मैं बोलूंगा कि वेव ट्रेवल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, जब क्या हो, सेम साइन, क्या हो, जब सेम साइन हो। इतनी बात क्लियर है। अब देखो दूसरा, अगर ये आपकी वेव इफ y बराबर फंक्शन ऑफ ax माइनस bt, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि माइनस ax और प्लस bt, ठीक है, ये कंडीशन, ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव दिख रहा है और ये पॉजिटिव दिख रहा है, यानी साइन कैसा है, अलग अलग, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ऐसे केस में वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, वेव हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। किधर ट्रेवल करेगी, वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कब, जब साइन कैसे हो, अपोजिट साइन हो, कैसे हो, विपरीत साइन हो, अपोजिट साइन। इतनी बात क्लियर है। जब आपके ये जो साइन है दोनों कैसे हो, पॉजिटिव, अगर ये दोनों नेगेटिव है मतलब कैसे हैं, सेम साइन की कंडीशन है, ठीक है, समान साइन है, तो पार्टिकल जो वेव है हमेशा वो किधर ट्रेवल करेगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। लेकिन जब पार्टिकल, सॉरी, वेव की जो साइन है, ये देखो, जो दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट साइन है, तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चलेगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। देखो, जैसे मैंने अभी लिखा था, आपके पास एक जनरल इक्वेशन रखी थी वेव की, कि वो थी y बराबर फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt, ये थी जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। अब मैं आपको यहां इस वेव का वेलोसिटी निकलवाऊं, वेव वेलोसिटी, तो वो क्या होगी, वेव वेलोसिटी। देखो, ये चीजें अभी आपका बेसिक तैयार हो रहा है वेव के लिए, ये हर जगह टर्म यूज होंगी कि पहचानना है कि वेव है कि नहीं है, उसकी वेव वेलोसिटी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वेव की। तो अभी आपका बेस तैयार हो रहा है। कल मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन ऑफ वेव, वेव कितने टाइप की है, ये सब चीजें आपको बेसिक समझाया था, और आज भी इस वीडियो के अंदर आपका बेस तैयार किया जा रहा है वेव को समझने के लिए। हर जगह यही चीज यूज होगी कि पहचानना होगा आपका कि भैया वेव की वेलोसिटी बताओ, या वेव किस डायरेक्शन में चलेगी, ये वेव है कि नहीं है, ये कॉमन चीजें हैं। अभी आपका बेस तैयार हो रहा है, तो इसको ध्यान से रिपीट करना, यानी आपको रिवीजन बार बार करना है इसका।
तो वेव वेलोसिटी यानी वेग, मैं बोलूं वेव को बोलते हैं तरंग, तरंग वेग। तरंग वेव आप कैसे निकालोगे किसी वेव के अंदर? आप तरंग वेव निकालोगे, देखो इस वेव के जो वेव की इक्वेशन दे रखी है, ये जनरल इक्वेशन है, इसके अंदर आप कैसे बताओगे कि कोफिशिएंट ऑफ टी, टी के साथ वाला, टी के साथ वाला गुणांक, कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? गुणांक। तो टी का गुणांक वो कौन है? बी। तो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ वाला कौन है? ए। तो कोफिशिएंट ऑफ ए, यही कहलाएगा आपका क्या? वेव वेलोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ टी, और ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जिसको मैं लिख सकता हूं टी का कोफिशिएंट क्या है? ये बी, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ये ए। तो ये क्या निकल के आ गई? वेव की वेलोसिटी v अपॉन ए। जैसे मैं एक सवाल दूं तो मैं एक क्वेश्चन, देखो समझ में आ गया, इस तरीके से हम वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और वेव वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? v से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? v से। क्वेश्चन क्या है? सवाल में आपको दे रखा है कि y बराबर 6/3 प्लस x माइनस 2t का होल स्क्वायर, x माइनस 2t का होल स्क्वायर। फाइंड वेव वेलोसिटी, फाइंड तरंग वेग आपको बताना है, वेव वेलोसिटी v ये आपको बताना है, और आपको बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, कण का आयाम आपको बताना है, कण का आयाम। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी अत्यधिक विस्थापन आपको बताना है। वाई मैक्स आपको बताना है। क्या बताना है? वाई मैक्स। तो मेरे भाई सबसे पहले निकालते हैं हम वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी कैसे निकालोगे? देखो यहां आओ, चेक करो भैया, टी के साथ वाला यानी कोफिशिएंट ऑफ टी, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सिंपल। तो कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है? ये 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 1। कुछ नहीं है तो मतलब 1, कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1, तो क्या लिख दो आप? 1। तो क्या आ जाएगा? वेव वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये तो आपकी निकल के आ गई वेव वेलोसिटी। लेकिन अब आपको क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, कण का आयाम यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मेरे भाई ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी y कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। ये हमें निकालना है। तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है? ये मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये क्या हो? ये पूरी वैल्यू क्या हो? मिनिमम। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू मिनिमम हो तभी तो मैक्सिमम हो सकता है। अभी मिनिमम कब हो सकता है बताओ? ये मिनिमम कब हो सकता है? ये वाली टर्म सिर्फ x माइनस 2t ये मिनिमम होगी भाई। ये कम होगी तो कम के साथ ही जुड़ेगा, और इस कम से जब ज्यादा को भाग देते हैं तो वैल्यू कैसे निकल के आती है? पूरी ये मैक्सिमम निकल के आती है। पता है ना, बेसिक है यार। देखो y बराबर मैंने लिख दिया 6/3 और y बराबर लिख दिया मैंने 3/6। तो कम से हम भाग दे रहे हैं, तो कम से भाग दे रहे हैं तो 2, और देखो ज्यादा वाले से कम में भाग दे रहे हैं तो 0.5। कौन सी वैल्यू ज्यादा आई? ये वाली। तो नीचे क्या है? कम। तो अगर ये कम होगा तभी तो पूरी टर्म जो है पूरी क्या बन पाएगी? मैक्सिमम। तो इसको कम करने का मतलब क्या है कि इसकी जगह क्या पुट कर दो? 0, और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। तो अगर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा तो 0 मैं लिख देता हूं। अगर y मैक्सिमम करना है तो x माइनस 2t को क्या पुट करना पड़ेगा आपको? मिनिमम, और मिनिमम का मतलब 0। तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 3 + 0 कितना हो गया? 3। तो y मैक्सिमम कितना आ गया? 6/3, और 3 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आपका आ जाएगा 2 मीटर। ये निकल के आ गया आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अत्यधिक विस्थापन हो गया पार्टिकल का, और वेव की वेलोसिटी हो गई। क्लियर है? आज मैं आपको इतना ही कराऊंगा। अभी तो इसमें वैसे आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आगे जो है वो कॉन्सेप्ट आपका होगा किसी वेव के, मतलब कोई वेव ट्रेवल कर रही है और उसके किसी पॉइंट पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो सब हम कल की वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे, जो भी है। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना ही। और आज आपने क्या क्या सीखा कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वेव कैसे है। ठीक है, उसकी इक्वेशन मैंने आपको बता दी। ये आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे, डायरेक्शन आपको पता लगे कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, या वेव की वेलोसिटी क्या होगी, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को अपने अच्छे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।